मैं हूं अतिया अंसारी, आपकी हिस्ट्री एजुकेटर, और हम पढ़ रहे हैं स्पेक्ट्रम की अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया को, जिसमें हम हैं हमारे चैप्टर नंबर 6 पर। और ये वीडियो होगा हमारा पार्ट 6 ऑफ आवर चैप्टर 6, एंड दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर एज वेल, जिसका नाम है पीपल्स रेजिस्टेंस अगेंस्ट ब्रिटिश रूल बिफोर 1857। हमने हमारे पिछले वीडियो में अभी तक देखा कि कैसे सिविल अपराइजिंग हुई, कैसे पेजेंट के मूवमेंट्स हुए ब्रिटिशर्स के खिलाफ, कंपनी की टायरनी के खिलाफ, और कैसे भारत के डिफरेंट एरियाज में अलग कम्युनिटीज़ और डिफरेंट तबकों के ज़रिए आवाज़ उठाई गई, अपराइजिंग की गई, अपना रिजेंटमेंट दिखाया गया। बट इवेंचुअली कैसे सभी को सप्रेस कर दिया गया, किसी को कम्युनिकेशन के ज़रिए, किसी को वॉर्स के ज़रिए, किसी के लिए वायलेंस यूज़ की गई, ट्रूप्स बुलाई गई, आर्टिलरी का यूज़ किया गया। एवरीथिंग वी हैव सीन जो अभी तक किया गया है। आज के हमारे वीडियो में हम जानेंगे 1857 से पहले की कुछ अहम सिपाही म्यूटिनीज के बारे में, फौज में कैसे बगावत हुई, कैसे आवाज़ उठी 1857 से पहले। साथ ही साथ हम देखेंगे कि ये जो लोगों का मूवमेंट था, मूवमेंट नहीं, लोगों का जो रिबेलियन था, उनका जो रिजेंटमेंट की आवाज़ थी, वो क्यों कामयाब नहीं हुए और उनकी क्या वीकनेस थी, क्या कमज़ोरी थी ब्रिटिशर्स के आगे। साथ ही साथ वी आर गोइंग टू हैव अ क्विक रिविजन, like summary sort of the whole complete chapter number 6. So let's begin our class. जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम शुरू करेंगे सिपाही म्यूटिनी के बारे में। तो पहले होता है सिपाही क्या होता है। जैसे हमारा हिंदी में वर्ड होता है सिपाही, ओके, अ पर्सन इन द आर्मी, दैट वर्ड ओनली ब्रिटिशर्स उसे सिपाही कहते थे। और म्यूटिनी जो होती है बगावत, आंदोलन, विद्रोह। सो सिपाही म्यूटिनीज, क्या म्यूटिनीज हुई थी आर्मी में, जो इंडियंस आर्मी में थे ब्रिटिशर्स की। सो हम देखते हैं कि हम जानते हैं कि 1857 शुरू होता है, उनका इमीडिएट कॉज होता है एक सिपाही म्यूटिनी। लेकिन उससे पहले भी, बिफोर द ग्रेट रिवोल्ट ऑफ 1857, देयर इज गोइंग टू बी अ लॉट ऑफ, अ नंबर ऑफ डिफरेंट अपराइजिंग्स जो भारत भर में होंगी। और उनके नॉर्मली रीजंस क्या होंगे। अगर कोई म्यूटिनी हो रही है तो जो वहाँ के आर्मी में हमारे इंडियन जवान हैं, उनकी क्या प्रॉब्लम्स है, क्या रीज़न है कि उन्हें राइजिंग करनी पड़ती है। सो सबसे पहला था, उनमें डिसकंटेंट था ब्रिटिशर्स के खिलाफ, उनके रूल के खिलाफ, वो उससे खुश नहीं थे। अब उसके रीजंस क्या थे। नंबर 1 ये था कि जो उन्हें पेमेंट दी जाती थी, आई एम टॉकिंग अबाउट द इंडियंस हु आर इन द ब्रिटिश आर्मी। सो इंडियंस की जो पेमेंट होती थी वो हमेशा वेरी लो थी विथ रिगार्ड टू द ब्रिटिशर्स। साथ ही साथ अगर हम प्रमोशन की बात करें कि तरक्की कैसे दी जाती थी, तो अगर एक ब्रिटिशर इंडियन के बाद भी सर्विस पर ज्वाइन होगा तो दिस पर्सन इज गोइंग टू गेट द प्रमोशन। इंडियंस को नहीं दिया जाता था, उन्हें ट्रस्ट नहीं किया जाता था, नीदर ऑन देयर स्किल, ना ही उनके वर्क पर। So this was something which really disheartened the Indian soldiers कि whatever we do, हम जितना भी वक्त इस आर्मी में गुजार ले, हमें ना इक्विवेलेंट पेमेंट मिलती है। सेम काम के लिए इंडियंस को कम सैलरी मिलती थी। साथ ही साथ ज़्यादा वक्त गुजारने के बाद, ज़्यादा अच्छी चीज़ें करने के बाद भी हमेशा प्रेफरेंस दिया जाता था प्रमोशंस के वक्त एक ब्रिटिश को। So this very disturb the Indians जो आर्मी में थे, and they became very angry. सेकेंड ये था कि उनके साथ बर्ताव बहुत बुरा किया जाता था। वेरी बैड ट्रीटमेंट दे यूज्ड टू गेट ऑन द हैंड्स ऑफ द ब्रिटिश ऑफिशियल्स। जो भी उनके ब्रिटिश ऑफिशियल्स होते थे, हाई रैंक्स होते थे, हमेशा उनके साथ बुरा सलूक करते थे, हमेशा उनके साथ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था, जिसकी वजह से दे फेल्ट very bad that they are giving their time, their energy and their complete loyalty। उसके बाद भी जो भारतीय सिपाही है उनके साथ गलत बर्ताव किया जा रहा है, उन्हें नीचा समझा जा रहा है। देन यहाँ पर एक पॉइंट आता है फॉरेन सर्विस अलावेंस, जिसे कहा फॉरेन भत्ता भी कहा जाता है। ये क्या होता है। तो ऐसा रूल था इन ब्रिटिश आर्मी कि अगर आपको कोई फॉरेन लैंड पर
ब्रिटिश आर्मी को रिप्रेजेंट करना है, वहां पर जाकर उनके साइड से बैटल्स करनी है, वॉर्स करनी है। सो आपको उस एरिया में, उस फॉरेन लैंड में जाने के लिए एक आपकी सैलरी से अलग एक भत्ता दिया जाएगा, एक अलावेंस दिया जाएगा। लेकिन हम देखते हैं कि कई जगहों पर जो ब्रिटिशर्स होंगे वो भारतीयों को ये भत्ता या अलावेंस देने से इनकार कर देंगे, ऑल्दो दे हैव गिवन द सर्विस इन द फॉरेन लैंड। सो ये एक तरीके का वी कैन से द इंक्रीमेंट और इंसेंटिव, बट दिस रियली डिसहार्टन अगेन द इंडियंस के, उन्हें काम करने के बाद भी ये भत्ता देने से इनकार किया जा रहा है। अब एक जो एक पॉलिसी थी, एक एक्ट था जो लॉर्ड कैनिंग के जरिए इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसका नाम था जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट 1856 का। ये एक्ट जो है ब्रिटिश आर्मी पर लागू होता था। अब इस एक्ट के तहत क्या होता था कि जो भी सिपाही है ब्रिटिश आर्मी में, उसे कहीं पर भी जाना पड़ सकता है ब्रिटिशर्स के लिए लड़ाई लड़ने को। और बहुत बार ऐसा होता था कि उन्हें फॉरेन लैंड्स पर जाना पड़ता था, जिसके लिए उन्हें सी क्रॉस करना पड़ता था, दैट मीन्स समंदर पार करके दूसरे एरिया में जाना पड़ता था। अब प्रॉब्लम ये थी इंडिया में हाई कास्ट हिंदू सोल्जर्स के साथ, सिपाहीज के साथ, दे बिलीव दैट अगर वो समंदर क्रॉस करेंगे सो उन्हें न सिर्फ अपने रिलीजन बल्कि अपने कास्ट से भी हाथ धोना पड़ेगा। दिस वॉज अ मान्यता इन द हिंदू हाई कास्ट सोसाइटी। सो बिकॉज ऑफ विच वो लोग बहुत ज़्यादा अनहैप्पी थे विथ रिगार्ड टू दिस क्लॉज ऑफ द एक्ट, बट किसी ने उनकी बात नहीं सुनी। नो वन वॉज रेडी टू इवन लिसन टू द ग्रीवियंसेस, और इसकी वजह से उनमें रिजेंटमेंट बढ़ता चला गया। अब ये तो सिर्फ हो गया उनके साथ आर्मी में क्या गलत हो रहा था, ट्रूप्स। उसके अलावा जो उनके डिसकंटेंट था ऑल ओवर, फॉर एग्जांपल उनके साथ सोसाइटी में क्या हो रहा था, देयर रिलीजियस बिलीव्स आर गेटिंग हर्ट, उन्हें इकोनॉमिक सेम ना तो अलावेंस दिया जा रहा है, ना सेम सैलरी दी जा रही है, ना प्रमोशन दिया जा रहा है। इस सब की वजह से भी मिला जुला कर वो बहुत ज़्यादा नाखुश थे। अगर हम बात करें तो जो अपर कास्ट सिपाहीज थे, उनके रिलीजियस बिलीव मोस्ट ऑफ द टाइम कॉन्फ्लिक्ट करते थे जो कंडीशंस रखी जाती थी, जैसे कि हमने अभी जस्ट देखा कि सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट। देन उसके बाद एक क्या होता है 1806 में, जो टर्बन, जो पगड़ी पहनी जाती है भारत की, कल्चरल नॉर्मली एक पगड़ी जो पहनी जाती है, उसे रिप्लेस कर दिया गया था एक लेदर कॉकेट के जरिए। अब जो सिपाही चाहते थे कि वो अपना रिलीजियस या कल्चरल सिंबल जो कि उनके लिए पगड़ी था उसे कंटिन्यू करें, उन्हें अलाउ नहीं किया गया, जिसकी वजह से हम देखेंगे कि वेलोर में एक म्यूटिनी ब्रोकआउट हुई थी, एक अपराइजिंग की गई थी। साथ ही साथ अगर हम 1844 की बात करें तो यहाँ पर भी बंगाल आर्मी के सिपाहियों के जरिए एक म्यूटिनी हुई थी। इसका रीज़न ये था कि उन्हें दूर दराज के इलाके जैसे कि सिंध, जो कि नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में आता है, वहाँ पर भेजा जा रहा था। एंड दे फेल्ट दैट कि एनीवेज उन्हें अलावेंस नहीं दिया जाता है, फॉरेन अलावेंस रिमोट एरियाज में जाने का, सो दे वर नॉट रेडी टू गो, बट स्टिल उन्हें भेजा गया था। फिर हम देखते हैं कि 1824 में जो बराकपुर के सिपाही थे वो भी रिवोल्ट करते हैं, और यहाँ पर उनका रीज़न ये होता है कि उन्हें बर्मा जाने को कहा जाता है। जब एंग्लो बर्मीज वॉर चल रही है तो उन्हें वहाँ जाने को कहा जाता है। अब यहाँ बर्मा जाने का इशू क्या है ब्रिटिशर्स की आर्मी में, जो इंडियन सोल्जर्स थे उनके लिए, कि उन्हें समंदर पार करना पड़ेगा। और जैसा कि हमने देखा कि हाई कास्ट जो हिंदू सोसाइटी थी वहाँ पर क्रॉसिंग द सी would mean loss of the caste, so they were again not happy with it and they didn't wanted to do it, but of course they were under the employment, so उन्हें चीज़ें करनी पड़ती थी। लेट्स जस्ट हैव अ वेरी क्विक अंडरस्टैंडिंग कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट ऐसे म्यूटिनीज थे 1857 से पहले जो बहुत सिग्निफिकेंस रखते हैं। हम देखेंगे कि बंगाल में म्यूटिनी होगी इन द ईयर 1764, और ये वक्त होगा हेक्टर मुनरो का। ओके, हेक्टर मुनरोज टाइम इट इज़ गोइंग टू हैपन। एंड अगेन यहाँ पर जो सिपाहीज होंगे वो अपोजिशन करेंगे ज्वाइनिंग के लिए, और वो आवाज़ उठाएंगे मुनरो के खिलाफ। फिर हम देखते हैं कि 1806 में, जैसा कि हमने अभी देखा, वेलोर में जो म्यूटिनी होगी, हमने राइट नाउ वी हैव सीन अबाउट द टर्बन, एक रीज़न तो होगा टर्बन। देन उसके बाद they were not even allowed to put the tilak, and we know that cultural and religious symbol कितना है तिलक का इंडियन सोसाइटी में। then the soldiers होंगे, उन्हें even they were not allowed to shave their head, which again would create a issue with regard to them.
उनके जो सोशल और रिलीजियस प्रैक्टिस है, जैसे हमने देखा कि टर्बन पहनना, तिलक लगाना, ये सब जो है उन्हें मना किया जाएगा, उन पर रोक लगाई जाएगी, जिसकी वजह से हम देखेंगे कि एक रिवोल्ट ब्रोक आउट होगा और वो मैसूर के रूलर का फ्लैग लेकर वेलोर म्यूटिनी 1806 में की जाएगी। हम देखेंगे कि इन द ईयर 1824 एक और म्यूटिनी होती है और इस बार 47th नेटिव इन्फेंट्री का जो यूनिट होगा, और ये यूनिट होगा बर्राकपुर का, ठीक है। यहाँ के जो सिपाहीज होंगे वो आवाज़ उठाएंगे एंड म्यूटिनी करेंगे। यहाँ पर उन्हें बर्मा वॉर में जाने के लिए कहा जाएगा, बर्मीज वॉर को ज्वाइन करने के लिए कहा जाएगा। जब कुछ सोल्जर्स इसके लिए मना करेंगे ड्यू टू द सोशल रिलीजियस रीजंस या फिर सी क्रॉसिंग के बारे में, हम देखेंगे कि मोर देन 100 ऑलमोस्ट 124 सिपाहीज को शॉट कर दिया जाएगा, मार दिया जाएगा जब वो चिटगोंग जाने से मना करेंगे। ये रीज़न होगा 1824 में म्यूटिनी ब्रोकआउट होने का। देन 1825 में हमें एक और रिवोल्ट देखने को मिलता है ग्रांडिया कंपनी के जरिए आसाम में। देन हम देखते हैं कि शोलापुर का जो रेजिमेंट होगा 1838 में, वो भी इसके खिलाफ आवाज़ उठाएगा। एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट इन द ईयर्स कि अब कब कब म्यूटिनीज होंगी, सो देयर इज गोइंग टू बी अ लॉन्ग लिस्ट। फॉर एग्जाम्पल जो 34th नेटिव इन्फेंट्री होगी, NI रिफर्स टू द नेटिव इन्फेंट्री, देन 22nd, देन 66, 37th, 1844 में होगा एक, देन 49 में, देन 1850, 1852 रिस्पेक्टिवली। ये अलग अलग इन्फेंट्रीज के जरिए अलग अलग ईयर में विथ रिगार्ड टू मिक्स ऑफ रीजंस की वजह से म्यूटिनीज होती रहेंगी, रिबेलियन बगावत विद्रोह होता रहेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें 37 नेटिव इन्फेंट्री की, ओके, सो यहाँ पे उन्हें फिरोजपुर के में हुआ था, उन्हें सिंध जाना था। जब उन्होंने इस रिमोट एरिया में जाने से मना किया, उन पर ऑपरेशन किया गया, जिसकी वजह से फाइनली रिबेलियन होता है। लेकिन अगर हम इन सभी म्यूटिनीज की बात करें तो हमें समझना होगा कि ये सब रीजनल थे, लोकल थे, वो ऑल इंडिया लेवल पर नहीं जा पाएंगे, ठीक है। जितने भी ये म्यूटिनीज होंगी ये ऑल इंडिया लेवल तक नहीं फैल पाएंगी और बड़े ही रूथलेसली, बहुत क्रूएल्टी बर्बरता के साथ जो है जो ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट होगी वो उसे कुचल देगी और इतना ज़्यादा वायलेंस किया जाएगा, उन्हें एग्जीक्यूट किया जाएगा और उनके जो लीडर्स होंगे उन्हें मार डाला जाएगा और जो भी उनके खिलाफ रिबेलियन करेगा उन्हें आर्मी से बेदखल कर दिया जाएगा, उन्हें डिसबैंड कर दिया जाएगा और इतना बुरा उनके साथ सुलूक किया जाएगा कि कोई और हिम्मत ना कर पाए रिवोल्ट करने की। लेकिन हमें यह बात भी समझनी चाहिए कि ये जितने भी रिवोल्ट होते हैं ये छोटे छोटे रिवोल्ट होंगे, लोकल होंगे, बट इसकी जो लीगेसी होगी, इसका जो आगे असर होगा वो बहुत बड़ा होगा। इट वुड बी हैव अ इमेंस सिग्निफिकेंस लेटर, क्योंकि यही छोटे छोटे मिलकर हम देखेंगे 1857 में कितना बड़ा रूप ले लेते हैं। ये सब अपराइजिंग्स हो रही थी, सिविल अपराइजिंग, पेजेंट अपराइजिंग, सेपॉय म्यूटिनी, बट क्यों हम ऑल इंडिया लेवल नहीं जा पा रहे थे, क्यों हम कुचले जा रहे थे? व्हाट वर द वीकनेसेस ऑफ पीपल्स अपराइजिंग इन इंडिया बिफोर 1857? लेट्स लर्न। अब ये जो अपराइजिंग्स हो रही थी बहुत ज़्यादा लोगों को अपने अंदर समा रही थी, सही बात है, लेकिन वो लोकल ही थी। क्यों लोकल थी? क्योंकि वो अलग अलग वक्त पर अलग अलग जगहों पर भारत में हो रही थी। ऐसा नहीं था कि कोई एक सेंट्रल टीम है, सभी ने डिसाइड किया है दैट दीज आर आवर प्रॉब्लम्स और हम लोग इस दिन यहाँ पर या एक साथ जुड़कर आवाज़ उठाने वाले। हर कोई अपने वक्त पर अपने एरिया में अपने रीज़न की वजह से अपराइजिंग कर रहा था। ये बहुत बटा हुआ था। अब जो ये सारी अपराइजिंग्स होती थी उनके जो दुख थे, जो प्रॉब्लम्स थे, सारे लोकल थे। दैट मीन्स फॉर एग्जाम्पल अवध के लोगों की अलग प्रॉब्लम थी, गुजरात में डिफरेंट इश्यूज थे, वेलोर में म्यूटिनी अलग रीज़न की वजह से हो रही थी। ऐसा नहीं था कि भारत भर में कोई एक कॉमन रीज़न है, ग्रीवियंस है जिसकी वजह से आवाज़ उठाई जा रही है। लोकल ग्रीवियंस होने की वजह से अगेन दे वर वेरी डिस्टॉर्टेड। अगर हम लीडरशिप की बात करें, हम जानते हैं कि जो ब्रिटिशर्स की लीडरशिप थी, न सिर्फ लाइन 1 बल्कि उनके सेकेंड लाइन लीडर्स भी बहुत स्ट्रॉन्ग थे, हमने ये पढ़ा है।
अगर हम बात करें इन म्यूटिनीज, इन रिवोल्ट और अपराइजिंग के लीडरशिप के बारे में, तो बड़ी सेमी फ्यूडल थी कैरेक्टर में, क्योंकि हम देखते हैं कि अ लॉट ऑफ जमींदार और जो बड़े लोग होंगे वो इसके खिलाफ लीड करेंगे, और जिन केसेस में जमींदार के खिलाफ भी आवाज उठाई जा रही है, तो जो लीडरशिप होगी वो काफी जमींदाराना ही होगी अपने नेचर में। और इन लोगों का जो आउटलुक होगा जनरली वो काफी बैकवर्ड लुकिंग होगा। इट इज नॉट गोइंग टू बी सम मॉडर्न आउटलुक, इट्स गोइंग टू बी वेरी बैकवर्ड आउटलुक। वो लोग बड़े ही ट्रेडिशनल और ऑर्थोडॉक्स होंगे अपनी थिंकिंग में, और वो जो उनका एग्जिस्टिंग सोशल सेटअप होगा उस वक्त की भारतीय सोसाइटी का, वो उसके अलावा कुछ अपनाने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं होंगे। दे वुड बी वेरी रेजिस्टेंट टू चेंज, बी इट गुड चेंज और बैड चेंज। सो ये जो उनकी रिजिडिटी होगी, इसकी वजह से भी पीपल्स मूवमेंट को काफी धक्का लगेगा। अगर हम बात करें कि इन रिवोल्ट्स के बारे में, सो वो एक दूसरे से काफी सिमिलर थे। क्यों? क्योंकि सभी चाहते थे कि इस एलियन रूल को, इस ब्रिटिश रूल को यहाँ से निकाला जा सके। लेकिन जैसे कि मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि उनका नेशनल इम्पल्स नहीं था, उनका कॉमन एफर्ट नहीं था कि हम मिलकर इन्हें निकालेंगे। हर कोई निकालना चाहता था, बट मिलकर जुटकर एक प्लेटफॉर्म पर आकर ऐसा नहीं हो रहा था, क्योंकि सब जो प्रोटेस्ट कर रहे थे अगेंस्ट द कंडीशंस दैट वर कॉमन टू देम। अब ये जो रिबेलियंस थे वो सेंचुरीज ओल्ड थे इन फॉर्म, उनका जो तरीका था वो बहुत पुराना था रिवोल्ट करने का, रिबेलियन करने का, और उनके जो आइडियोलॉजीज थी, उनके जो कल्चरल कंटेंट थे, वो अपनी जो उनके समाज में चल रहा है उसके खिलाफ आवाज उठा रहे थे। दैट मीन्स वी आर नॉट गोइंग टू सी एनी चेंज, वी डोंट वांट एनी चेंज। ब्रिटिशर्स का इंटरफेरेंस नहीं चाहिए था उन्हें अपनी परंपराओं के ही साथ आगे बढ़ना था, जिसकी वजह से एक और सेटबैक उन्हें मिलता है। हम देखेंगे कि दोज हु वर नॉट सो अनकोऑपरेटिव और ऑब्स्टिनेट वर पैसिफाइड थ्रू कंसेशंस बाय द अथॉरिटीज। और जो लोग बहुत खुलकर साथ नहीं दे रहे थे इन रिबेलियंस का, उनके साथ क्या होता है, उन्हें एक तरीके से शांत कर दिया जाता है, पैसिफाई कर दिया जाता है कंसेशंस देकर। यानी उन्हें कुछ प्रिविलेजेस दिए जाते हैं ब्रिटिश अथॉरिटीज़ के ज़रिए, ईस्ट इंडिया कंपनी के ज़रिए, ताकि वो एक तरीके से उनके साइड पर आ जाएं और रिवोल्ट में ज़्यादा साथ ना दे। तो एक तरीके से ये भी है कि अंदरूनी तौर पर भी जो साथ के लोग थे उन्हें भी कंसेशंस देकर अलग किया गया। अगर हम बात करें किस तरीके से लड़ा जा रहा था, कौन से हथियार इस्तेमाल किए जा रहे थे, कैसी टेक्निक थी, सो ऑफ कोर्स हम जानते हैं कि इसका कोई कंपैरिजन नहीं है ब्रिटिशर्स के वेपन के साथ, उनकी स्ट्रेटजी के साथ, साथ ही साथ उनका जो डिसेप्शन टेक्निक था, उनके पास जो सेपॉयज नॉट सेपॉइज, द वे दे हैड द सेपॉइज, साथ ही साथ उनका जो स्पाई सिस्टम था कितना स्ट्रॉन्ग था, और वो अपने अपोनेंट्स को गिराना कितने आसानी से जानते थे। वी हैव सीन के बड़े बड़े इंडिया के जो नेटिव रूलर्स हैं वो ब्रिटिशर्स के सामने हार जाएंगे, बड़ी बड़ी यूरोपियन ताकतें ब्रिटिशर्स के सामने नहीं टिक पाएंगी। सो कैन यू इमेजिन हमारे जो छोटी छोटी अपराइजिंग्स होगी, उनके आर्म्स, एम्यूनेशन, स्ट्रैटेजी और जो उनकी आर्मी होगी वो ब्रिट्स का सामना कैसे करेगी। So that's what our chapter 6 all about. ये एक तरीके का बैकग्राउंड था बिफोर स्टार्टिंग 1857 का रिवोल्ट। बिफोर डाइविंग इनटू दैट, हमने अभी समझ लिया कि हमारी इंडियन सोसाइटी कैसी थी, हमने कितनी बार आवाज उठाई, हम क्या कर रहे थे, हम खुश थे कि हमारे में डिसकंटेंट था। ऑल ऑफ दैट बिफोर स्टार्टिंग 1857 वी हैव सीन। अब जब हम हमारा चैप्टर स्टार्ट करेंगे 1857 के रिवोल्ट का, जब हम हमारे चैप्टर 7 पर जाएंगे, सो इट वुड बी मच इजियर फॉर अस टू कनेक्ट, अंडरस्टैंड करने में कि ओके दिस वाज द कंडीशन, इसलिए ये बिहेव किया गया, ये स्टेप लिया गया। लेट मी जस्ट एज आई टोल्ड यू विल जस्ट डू अ क्विक रिविजन कि क्या हुआ। सो हम बात कर रहे हैं पीपल के रेजिस्टेंस की, और ये नॉर्मली था कॉलोनियल लैंड रेवेन्यू के खिलाफ, उनके खिलाफ जितने हाई टैक्स दिए जा रहे थे और कैसे पेजेंट्स को, किसानों को उनकी खुद की ज़मीनों से निकाला जा रहा था। हम देखते हैं कि जो मिडल मैन थे, जो ज़मीन का टैक्स कलेक्ट करते थे, वो कितना परेशान करते थे, और साथ ही साथ हमने देखा साहूकार जो है कितनी बुरी तरीके से छोटे छोटे किसानों का इस्तेसाल किया करते थे।
हम देखते हैं कि जब ट्राइबल लैंड्स पर ब्रिटिशर्स अपना कब्जा बढ़ाने लगते हैं और उनसे भी रेवेन्यू की डिमांड करते हैं और हाई लेवल ऑफ रेवेन्यू की डिमांड करते हैं, तो कैसे ट्राइबल में नाखुशी की लहर दौड़ जाती है। देन हमने देखा कि हमारे जो भारतीय इंडिजिनियस इंडस्ट्रीज थी, हम जानते हैं कि भारत के जो विलेजेस होते थे सेल्फ सफिशिएंट होते थे, उन सभी इंडस्ट्रीज को कैसे तबाह किया गया और कैसे सिर्फ प्रमोशन किया गया ब्रिटिश मैन्युफैक्चर्ड गुड्स का। दैट मीन हमारे यहाँ से कच्चा माल ले जाकर ब्रिटिश की इंडस्ट्रीज में बनाकर वापस लाकर हमारे ही मार्केट में बेचा जा रहा था, जिसकी वजह से हमारे इंडियन गुड्स की डिमांड कम हो गई और एक तरीके से खत्म हो गई। देन हम देखते हैं कि जब बड़ी बड़ी जो हमारी प्रिंस हैं उनका जब खात्मा होगा, जब हमारी डायनेस्टीज को खत्म किया जाएगा, उन्हें मेयर पेंशन लेने वाला बना दिया जाएगा, सो इसकी वजह से उनके दरबार का कितना बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि अब कोई दरबार नहीं होगा। सो वहाँ पर जो पैट्रोनेज दिया जाता था हमारे आर्टिजन्स को, क्राफ्ट्समैन को, हमारे स्कॉलर्स को, सब खत्म हो जाएगा। हमारी प्रीस्टली क्लास और स्कॉलरली क्लासेस जो होंगी, किसी को कोई पैट्रोनेज नहीं दिया जाएगा। और जो हमेशा सबको खटकेगा वो होगा ब्रिटिश रूल, जो कि फॉरेन है, जो कि एलियन है, और लोगों को हमेशा लगेगा कि ये हम में से नहीं है और कभी भी ना लोग इन्हें अपनाएंगे ना ये लोगों को अपनाने की कोशिश करेंगे। हमने देखा कि जब पीपल की अपराइजिंग होगी वो अलग अलग एतबार से होगी। हमने देखा सिविल अपराइजिंग होगी, देन किसानों के मूवमेंट्स हो गए, हमने देखा कि ट्राइबल्स किस तरीके से रिवोल्ट करेंगे और एक टफ टाइम देंगे। देन हमने देखा मिलिट्री के रिवोल्ट कैसे होंगे और सिपॉय म्यूटिनीज होंगी। ऑल ऑफ दैट आर गोइंग टू बी द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल्स अपराइजिंग। हमने सिविल अपराइजिंग में इंपॉर्टेंटली देखा सन्यासी रिवोल्ट, देन हमने देखा रिबेलियन जो होंगे मिदनापुर और दलभम में, देन मोआमरीज का जो होगा गोरखपुर, बस्ती, बहराइच में, देन हमने देखा विजयनगरम में कैसे नॉर्दर्न सिरकाज के तरफ से होगा और कैसे उन्होंने अपने लोगों की मदद की। देन वी हैव सीन द रिवोल्ट ऑफ बेदनूर जो कि कर्नाटका में होगा। देन वी हैव सीन जो रिवोल्ट होगा केरला के वर्मा फजासी राजा की तरफ से और कैसे वो केरला वर्मा उसके खिलाफ लड़ेंगे। देन हमने देखा अवध में किस तरीके से रिबेलियन किया जाएगा। देन वी हैव आल्सो सीन गंजम एंड गुमसूर का जो कि ईस्टर्न ओडिशा के एरियाज हैं। देन वी हैव सीन छोटा नागपुर जो कि झारखंड में है, वहाँ पे कैसे रिवोल्ट किया गया और भूकन सिंह कैसे वहाँ के लीडर बनकर उभरे। देन हमने देखा साउथ में पॉलीगार्स जो एक तरीके के एडमिनिस्ट्रेटिव पीपल थे, दोज हु यूज टू कलेक्ट ऑफिशियल से जो रेवेन्यूज वगैरह कलेक्ट करते थे, नॉर्मल पुलिस सिस्टम सॉर्ट ऑफ चीज़ थी। उनके खिलाफ कैसे ब्रिटिशर्स ने काम किया और फाइनली वो रिवोल्ट करते हैं उनके खिलाफ। देन हमने देखा रिवोल्ट ऑफ दीवान वेलु थम्पी का जो ट्रेवनकोर में होगा। देन वी हैव ऑल्सो सीन के बुंदेलखंड में कितने डिस्टर्बेंस थे 1808 से 12 के वहाँ पर, और वहाँ पे जो रीजन्स थे और जो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का प्रेजेंट एरिया है वहाँ पर कैसे प्रॉब्लम्स हुई और इवेंचुअली वहाँ के लोगों ने उसके खिलाफ आवाज़ उठाई। देन वी हैव ऑल्सो सीन द कच्छ रिबेलियन और राव भरमाल उसे कैसे लीड करते हैं। रायबरेली में हम देखते हैं कि एक राइजिंग होगी और वहाँ पर कैसे मुफ्ती मोहम्मद एवज जो हैं एक तरीके के रिलीजियस लीडर होंगे और वहाँ पर वो टैक्स के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे और कैसे जिहाद का डिक्लेरेशन कर देते हैं। देन हमने देखा अपसर्ज होगा हाथरास के जरिए अलीगढ़ और उत्तर प्रदेश के एरियाज में। देन पैका रिबेलियन हाउ इम्पोर्टेंट इट वाज, हमने इसके बारे में भी पढ़ा एंड वी हैव सीन कि कितने ब्रेवली वहाँ के लोगों ने इसके खिलाफ लड़ा, लेकिन इवेंचुअली ब्रिटिशर्स इन्हें भी सप्रेस कर देंगे। हमने वाघेरा राइजिंग के बारे में पढ़ा जो कि गुजरात के रीजन बड़ौदा में होंगी और इसे वाघेरा जो चीफ होंगे ओखा मंडल उसे बहुत ही अच्छी तरीके से लीड करेंगे। वी हैव ऑल्सो सीन द अहोम रिवोल्ट जो कि आसाम में होंगे एंड कैसे उन्हें लोकल लीडरशिप के जरिए आगे बढ़ाया जाएगा। देन सॉल्ट टैक्सेशन के बारे में सूरत में सॉल्ट एजिटेशन किया जाएगा और इवेंचुअली वहाँ पे यूरोपियंस पर लोकल्स के ज़रिए अटैक कर दिया जाएगा क्योंकि सॉल्ट ड्यूटी को बहुत बढ़ा दिया गया था। देन हमने देखा महाराष्ट्र में गडकरी रिवोल्ट जो कि होगा कोल्हापुर में और ये कैसे फोर्ट के गैरिसन को होल्ड किया करते थे और जब मराठा अंपायर का डाउनफॉल शुरू हुआ और इन्हें अनएम्प्लॉयमेंट हुई तो ये लोग कैसे रिवोल्ट करेंगे अपनी ग्रीवियंसेस बताने के लिए, अपनी अनएम्प्लॉयमेंट को उजागर करने के लिए। हमने 1844 से 59 में होने वाले रिवोल्ट ऑफ सावंतवाड़ी के बारे में भी पढ़ा
कैसे नॉर्थ कोंकण के कोस्ट पर ये रिवोल्ट किया गया और कैसे उन्हें इवेंचुअली दबा दिया गया। देन हमने एक और रिलीजियस रिवोल्ट जो कि हुआ था वहाबी मूवमेंट, जो कि बेसिकली बिहार, बंगाल, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, पंजाब जैसे एरियाज में हुआ। ये कैसे एक रिवाइवलिस्ट मूवमेंट था। हमने देखा कि देर आर टू टाइप्स ऑफ मूवमेंट, एक रिफॉर्मिस्ट होंगे, एक रिवाइवलिस्ट होंगे। सो ये रिवाइवलिस्ट होंगे और दे वांटेड टू ब्रिंग बैक द ओल्ड कंडीशन। प्रॉफिट के टाइम पर जो इस्लाम की कंडीशन थी, दे वांटेड टू ब्रिंग दैट बैक। देन हमने ऑल्सो पढ़ा कूका मूवमेंट के बारे में, जो कि पंजाब में होगा और ये भी रिलीजियस मूवमेंट होगा। दे वुड ऑल्सो ब्रिंग बैक, वांटेड टू ब्रिंग, के पंजाब में जब सिख का राज था वैसा राज वापस लाया जाए। लेकिन उनके जो लीडर होंगे राम सिंह, उन्हें इवेंचुअली पकड़ लिया जाएगा और उन्हें रंगून डिपोर्ट कर दिया जाएगा। हमने पेजेंट मूवमेंट के बारे में ही पढ़ा, जो कि बंगाल में होंगे, डिफरेंट परगनाज में होंगे और कैसे मुस्लिम टेनेंट्स जो हैं वेस्ट बंगाल में और हिंदू लैंडलॉर्ड्स, इन दोनों के खिलाफ, इन दोनों के दरमियान थोड़ी सी टसल होगी एंड इवेंचुअली एक अपराइजिंग देखने को मिलती है। देन हमने देखा पागलपंथीज के बारे में, कैसे बंगाल के डिस्ट्रिक्ट में ये होगा और कैसे हमने देखा करम शाह और उनके बेटे टीपू जो हैं जमींदारों के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे इन पागलपंथी रिवोल्ट के जरिए। देन एक और रिलीजियस रिवोल्ट हमने देखा जो था फैराजी रिवोल्ट, जिसे लीड करेंगे दादू मियाँ और कैसे एक फैराजी नाम के नए सेक्ट की स्थापना की जाएगी। देन वी हैव लर्नड अबाउट 1836 से 54 के दरमियान होने वाली मोफला अपराइजिंग के बारे में, जो कि मलाबार में होंगी, जो बेसिकली केरला में है। इनका रिमांड ये होगा एक कैसे रेवेन्यू बढ़ा दिया गया और उनकी ज़मीन की साइज़ को कम कर दिया गया, इसके खिलाफ वो आवाज़ उठाएंगे। देन वी हैव सीन के ट्राइबल रिवोल्ट्स होंगे, जब ब्रिटिशर्स ट्राइबल्स के एरिया में जाएंगे और उन पर रेस्ट्रिक्शंस लगाएंगे, उन्हें फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स यूज़ करने नहीं देंगे और उनसे हाई रेवेन्यू के डिमांड करेंगे। उनके जो एग्रीकल्चर का तरीका है दैट इज़ स्लैश एंड बर्न, जिसे शिफ्टिंग एग्रीकल्चर भी कहा जाता है, जूम कल्टीवेशन भी कहा जाता है, उसे करने से मना कर दिया जाएगा और उन्हें सेटल्ड एग्रीकल्चर करने पर फोर्स किया जाएगा। इन सभी रीजंस की वजह से हम देखेंगे कि पहाड़िया रिबेलियन, चुआर अपराइजिंग, खोल म्यूटली, हो एंड मुंडा अपराइजिंग छोटा नागपुर के रीजन में, जिसे बिसरा मुंडा लीड करेंगे। देन हम देखेंगे कि सिद्धू और कानू नाम के दो ब्रदर्स जो होंगे संथाल रिबेलियन को लीड करेंगे। देन हम देखेंगे जो पहाड़ी इलाके होंगे तमिलनाडु से बंगाल के दरमियान, वहाँ पे कोंड अपराइजिंग होगी। देन कोया रिवोल्ट जो है आंध्र प्रदेश और ईस्टर्न गोदावरी के एरियाज में होगा। देन वी हैव ऑल्सो सीन वेरी इंपॉर्टेंट भिल रिवोल्ट, जो कि खानदेश, धार, मालवा, बेसिकली वेस्टर्न घाट्स के एरिया में होगा। वी हैव वन सीन वेस्टर्न घाट में होने वाली अपराइजिंग जो कहलाएगी कोली राइजिंग। देन रामोशीज, देन खासी अपराइजिंग जो कि हमने हिली रीजन्स की पढ़ी, कैसे वहाँ पर गारोज और खासीज और सिलहिट के एरिया के लोग, जैंतिया ट्राइब के लोग इसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। वी हैव ऑल्सो सीन अबाउट द सिंगपोज रिबेलियन, जो कि आसाम बर्मा बॉर्डर पर होगा एंड इवेंचुअली 1843 में कैसे वो अपराइजिंग करेंगे अपने लीडर निरंग पीड़ू के अंडर। एंड इन आर टूडेज वीडियो वी हैव स्पेसिफिकली सीन हमारी जो सिपॉय म्यूटिनीज होंगी, वेलोर म्यूटिनी से लेकर 1852 की म्यूटिनी ऑफ 37 नेटिव इन्फेंट्री की, ये सभी हमने देखा हमारी आज की क्लास में। हम हमारा चैप्टर 7 जो कि है द रिवोल्ट ऑफ 1857 वो हमारे नेक्स्ट वीडियो में शुरू करेंगे। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो कंप्लीट चैप्टर 6 हमने देखा, इट वाज ऑल अबाउट टू अंडरस्टैंड क्या बैकग्राउंड था एंड होपफुली हम वो समझ चुके हैं। So we'll begin with Revolt of 1857 in our coming class.